Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we started with the next topic of our class 12 syllabus, that is current electricity, and we were able to complete half of the syllabus related to the current electricity in our previous lecture. The other half of that syllabus will be covered in this lecture. ठीक है. So before we start with this, let's just quickly look at the syllabus जो आज हम topics को cover करने वाले हैं. ठीक है. So we're gonna start this today's lecture with internal resistance, and we're gonna wind up today's session with the study of meter bridge. ठीक है. So आज के जो टॉपिक्स है उनका हमारा जो टारगेट है, we're going to start with internal resistance, potential difference and EMF of the cell, combination of the cells in series and parallel, and we're going to then move towards Kirchhoff's laws and their application, and finally we're going to wind up this chapter with Wheatstone bridge and meter bridge. ठीक है. हमारे आज के टारगेट्स हमारे पास यही है, एंड इन टुमारोज लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस. हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन आवर प्रीवियस पेपर्स, और हम ये वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. ठीक है. जो लोग नए आए हैं उनको बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव टू बी पेशेंट. ठीक है. बिकॉज एज सुन एज आवर क्लास 12 सिलेबस इज कंप्लीट, हमने फिर अपनी एमसीक्यू सीरीज चलानी है इन विच विल बी प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज फ्रॉम क्लास 11th अप टू द क्लास 12th. ठीक है. और ये आपकी सीरीज चलेगी टिल योर नीट एग्जामिनेशन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. ठीक है. द फर्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके. सो बिफोर वी स्टार्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ. द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो उसकी थ्योरी पढ़ के नहीं जाते हैं. ठीक है. दे फील लाइक यू नो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, वो इसी से डील करते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैन बी asked from this topic and the quality of the conceptual questions will be very high. ओके. आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम योर इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, कल हमने दो चीजें पढ़ी थी व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए. ठीक है. द फर्स्ट थिंग जो हमने कल पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने ईएमएफ ऑफ अ सेल. ठीक है. और वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. हमने कल पढ़ी थी ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कल हमने पढ़ा था. सो बिफोर वी स्टार्ट विद टॉपिक लेट्स जस्ट ब्रीफली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है. तो ईएमएफ ऑफ सेल में कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि दैट ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है. इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द मैक्सिमम potential difference between two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell. Again, आपको ये बात समझनी पड़ेगी why this definition is important, because you have to understand this that the EMF of the cell is nothing but the maximum potential difference. It is nothing but the maximum potential difference between two electrodes of a cell when no current, term important is when no current is drawn from the cell. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि EMF is nothing but the maximum potential difference होता है जब मैं किसी सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता. इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि this is the value of the EMF. EMF of the cell is nothing but the value of potential difference across the terminals of a cell. एक सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट को मैंने कंप्लीट नहीं किया है. अगर मैंने सर्किट कंप्लीट नहीं किया है दिस मींस दैट नो अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ये चीज में आपको ध्यान रखनी है. फर्दर कल हमने एक चीज और पढ़ी थी. We were able to understand one more thing. कल हमने एक चीज और पढ़ी थी कि EMF of a cell, EMF of a cell is not a force, is not a force. कल हमने एक चीज और पढ़ी थी. ठीक है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि EMF of a cell is not a force. आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम सुन के लगा कि इट इज काइंड ऑफ अ फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स बट रादर इट इज अ फैंसी नेम फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है. इसके बाद अगर हम पढ़ें, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इन अ सर्किट. वो चीज वहां पे होती है. ठीक है. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस थिंग. ठीक है. अब आपको समझिए, अब हम समझने वाले हैं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड हाउ वी कैन डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे काम करते हैं कि व्हाट डज द इंटरनल रेजिस्टेंस मींस. सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस is defined as the resistance offered by the
electrolyte, resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell, and electrodes of a cell to the passage of electric current through the cell. ओके अब आपको समझिए इस बात का मतलब क्या है. सी, as I have already mentioned, the definitions play a very crucial role in physics, क्योंकि अगर आपको definitions आते हैं only then you will be able to solve conceptual questions और simple MCQ type of problems. Okay, अब देखिए आप समझते हैं हम इसमें बोलना क्या चाहते हैं. See, what we are trying to say is internal resistance is a resistance which is offered. It is nothing but it is the resistance that is offered. Resistance. It is the resistance that is offered. Remember these words. Resistance offered by the electrolytes and the electrodes. ठीक है. It is the resistance offered by the electrolytes and the electrodes. किसके? Of a cell. किसको करते हैं? Resistance किसको offer करते हैं? To the passage of electric current. To the passage of electric current through the cell. ठीक है. जो लोग नए आए हैं उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ that you need to understand this thing कि definitions से bio and chemistry में important नहीं होती हैं. Definitions are really important for even for physics. ठीक है, because these play a very crucial role and these help you to solve numerical problems, these help you to solve conceptual problems and these help you with simple MCQ problems. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड. किसको ऑफर की जा रही है? टू द पैसेज ऑफ करंट. और कौन ऑफर कर रहा है? इट इज द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल. ठीक है, कौन ऑफर कर रहा है? टू द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल. आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, इसको ये चीजें ऑफर कर रही है तो आपको चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब समझिए क्या चीज है. ठीक है, समटाइम्स आपको ये चीज समझनी पड़नी है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द वर्ड्स लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेट्स जस्ट से ही हैज गिवन यू अ सर्किट एंड ही हैज नॉट यूज्ड द टर्म लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस, बट रादर व्हाट they do is, let's just say this is your circuit and here we have a resistance R. ठीक है, this is your resistance R. Okay, and here we have a switch. Here we have a switch. This is your switch. Okay, and here we have a battery. Here we have a battery. ठीक है, so what happens sometime is this is the kind of a circuit which is given to you. तो वो क्या करेंगे? They will simply substitute this kind of symbol here. ठीक है, but they will do, they will simply substitute this kind of a symbol here and they will write it as small r. ठीक है, सो आपको ये बात समझनी है. इफ द वर्ड्स लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस हैज नॉट बीन यूज्ड इन योर सर्किट डायग्राम but what they have done is they have given you this kind of a symbol along with the battery. So इस बात का मतलब ये है कि that means that this battery carries an internal resistance small r with them, and you must also remember this thing that this value, this resistance here, capital R, is your nothing but external resistance. This is our external resistance and this here is our internal resistance. आपको इन चीजों का ध्यान रखना है when you are dealing with some kind of numerical problems. ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. ये इंटरनल रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको यहाँ पे समझ आ गई. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट हियर. वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट हियर. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. द वैल्यू of internal resistance of a freshly prepared cell is generally low. ठीक है, and its value goes on increasing as cell is put
more and more cell is put to more and more use. ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल, आपको यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में या कंसेप्चुअल फॉर्म में असर्शन रीजन की फॉर्म में वो आपको बोल सकता है कि द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज लेस. क्या ये बात सही है या गलत है? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कि इंटरनल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द सेल इज पुट टू मोर एंड मोर यूज. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस goes on increasing as cell is put to more and more use. आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, द फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, दैट इज द फैक्टर्स, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस थिंग, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल resistance depends. So let's just write down what are the factors on which the internal resistance depends. आपको इन चीजों का ध्यान रखना है because these kind of questions can be asked in your NEET examinations. ठीक है, so आपको इस चीज का ध्यान रखना है. It depends on number one, it depends upon the distance between electrodes. Distance between electrodes. Secondly, this depends upon the nature, the concentration and the temperature of the electrodes. It depends upon the nature, temperature and concentration of an electrolyte of the electrolyte. ठीक है, इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, फर्दर इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed in the electrolytes, immersed in the electrolyte. Okay, and remember this is very important because area of electrolytes पे कैसे depend करेगा? You must remember this thing. If area increases, the internal resistance decreases. ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है एंड मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. ठीक है, ये चीजें बहुत रेयरली आपको किताबों में देखने को मिलते हैं. दिस थिंग इज गिवन इन योर रेफरेंस बुक्स में, ये चीजें गिवन है. मुझे नहीं पता इन द कोचिंग सेंटर्स इन विच यू आर स्टडिंग वहां पे आपको चीजें बताई गई हैं कि नहीं बताई गई हैं. बट सिंस इन टॉपिक ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हैज बीन मेंशन्ड इन योर सिलेबस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्टर ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स. ठीक है, नाउ विद दिस वी and this topic of internal resistance, let's just start with a new topic which is a very interesting topic and which relates to internal resistance, that is your terminal potential difference. That is your terminal potential difference. Okay, let's just start with the topic of terminal potential difference. And let me tell you one more thing, that this topic of terminal potential difference ये काफी close है to internal resistance. If you are aware of the fact that what is internal resistance, आपको उसके factors को पता है, किन factors पे वो depend करता है, then the topic of this terminal potential difference becomes very easy to understand. ठीक है, so before we start with everything कि how terminal potential difference works and how we can calculate the value of terminal potential difference, let's just try and understand what is the definition of terminal potential difference. So remember, the terminal potential difference is defined as the potential difference between two electrodes of a cell in a closed circuit. ठीक है, that is when some current is drawn from it.
आपको चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थिंग, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन आपको क्या कह रही है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes. It is nothing but the potential difference between two electrodes of a cell. Electrodes तो obviously cell के होंगे, ठीक है, मगर किस में? Electrodes of a cell in a closed circuit. जब आप EMF कैलकुलेट करते हो, EMF is always calculated in an open circuit, but potential difference, specifically the terminal potential difference, is calculated in a closed circuit. And by closed circuit we mean that when some current is flowing through a circuit, when some current is drawn from it. ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V, ठीक है। ये चीज आपके लिए यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अब जरा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मींस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट डिफरेंसेस कि वो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट अ सर्किट डायग्राम, ठीक है। हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से दिस इज अ बैटरी, ठीक है, एंड हियर वी हैव अ switch, and here we have a resistance connected across the circuit. Just a minute. ठीक है, ये बात आपके यहाँ पे क्लियर होगी। Here we have a resistance. Okay, अब देखिए ध्यान से, again let me repeat myself. This is your battery. Here we have a positive terminal. Here we have a positive terminal and here we have a negative terminal. This is our switch, ठीक है। अब हमने EMF को कैसे डिफाइन किया था? We define the EMF as a maximum value of potential difference across the electrodes when no current is flowing through a circuit, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अभी नाउ व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। We try and calculate the potential difference across these terminals. तो अगर हमें अब जो वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? हमें अब जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, the value which we'll find here will be of EMF. यहाँ पे हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे that will be of EMF, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, if we try to calculate the potential difference across the terminals of this electrode, the value which we will be calculating here will be of EMF, ठीक है। And again what happens when we close the switch? The moment we close the switch, तो आपका सर्किट किस तरह से बनेगा? The moment when we close the switch, आपका सर्किट जो बनेगा कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। Here we have positive terminal, here we have a negative terminal. तो आपका जो सर्किट मिलेगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। Here we have, this is how we will be having this circuit. So sorry again. ये हमने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। सो द मोमेंट वी क्लोज द स्विच, द करंट विल फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। एंड हियर वी हैव अ इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। एंड द मोमेंट वी क्लोज द सर्किट, द करंट विल फ्लो इन द सर्किट एंड द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। कल हमने चीज सीखी थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये चीज हम कल पढ़ के आए, ठीक है। जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, प्लीज मेक श्योर यू लुक एट द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल्स, तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी दैट विल बी योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आपको ये चीज तो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अब आपको यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ पे? देखिए अब समझिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। वो ये है दैट द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल difference is always, remember the word always, less than the value of EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आपकी द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन किसकी वैल्यू से? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ EMF। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस हैपेंस।
एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस हैपेंस। ठीक है, अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। लेट्स जस्ट मूव बैक टू द सर्किट हियर। ठीक है, अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें, सो लेट्स जस्ट से दिस इज आवर capital R, which is your external resistances, and R represents our internal resistance. ठीक है, the moment the current starts to flow from the circuit, अब ध्यान से सुनिएगा होता क्या है कि why the value of terminal potential difference is less than the value of EMF। अब ध्यान से सुनिएगा, अब होता क्या है, the moment the current starts to flow from the circuit, जिस मोमेंट पे सर्किट से करंट का फ्लो होना शुरू होता है, एंड वी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट देयर आर सम एलिमेंट्स जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, रेजिस्टर इज वन सच एलिमेंट। जब भी रेजिस्टर से करंट फ्लो करता है, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर रेजिस्टर, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर रेजिस्टर एंड अ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, चीज होगी। उसी तरह से द मोमेंट द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम अ सर्किट इन विच बैटरी हैज बीन कनेक्टेड, ठीक है, माइनस पॉजिटिव, एंड द बैटरी हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, जब आपका करंट जो होगा वापस इस बैटरी से पास करेगा, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द बैटरी, द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज ड्यू टू अ पोटेंशियल ड्रॉप, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द potential across the two electrode decreases। ठीक है, एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स इट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार, इसको हम लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। सो लेट्स जस्ट राइट दिस थिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। This happens because you have to remember this thing, because when the electric cell is in a closed circuit, this happens because when the electric cell is in a closed circuit, closed circuit, what does the word closed circuit means? The closed circuit means that the current is flowing through the circuit, we have the value of current। ठीक है, that means that when the electric cell is in a closed circuit, ठीक है, the current flows is in a closed circuit, the current flows in the circuit। ठीक है, ये बात हमें पता होगी। ठीक है, as a result of this flow of current there is a potential drop, there is a fall in potential, there is a fall in potential across the internal resistance। अब वो internal resistance कहाँ पे है? That internal resistance is present inside the battery or a cell, internal resistance of the cell। इसका मतलब जो EMF की वैल्यू थी that reduces by some value। ठीक है, this is the reason why the potential across the cell, there is a fall in potential, there is a fall in potential, and due to this fall in potential and there's a across the internal resistance, and due to this fall in the potential difference, the value of terminal potential difference is less than EMF, and you must remember this thing, it is always less than the EMF of the cell। ठीक है, अब आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान होगी। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ वी कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू सॉल्व दिस डेरिवेशन। मैं आपको थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट बताता हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू in the calculation in the numerical parts while solving your सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ। सो दिस इज द रीजन व्हाई मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व करके देखना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से दिस इज द सर्किट व्हिच हैज बीन गिवन टू अस। Here we have a positive terminal, here we have a negative terminal, here we have a switch which is closed, okay, और यहाँ पे आपके पास एक internal resistance है R, and this is the circuit which has been given to us, and here we have a positive terminal, negative terminal, switch is closed, and let's just say this is the internal resistance, this battery has the internal resistance of R। ठीक है, now the circuit says the circuit is closed। अब क्या है, circuit आपका closed है, that means that current will be flowing in this circuit in this direction, इस तरह से करंट आपका फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो अब आप इस सर्किट को समझिए, अब होता क्या है।
अब होता क्या, अब क्योंकि इस सर्किट से करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंड दिस करंट आई विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी, बैटरी के अंदर जाएगा तभी लूप में सर्किट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। जब ये सर्किट से करंट आई फ्लो करेगा, व्हेन दिस करंट आई passes through the battery, the potential drop of IR will occur across the battery। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप भी आप उसको बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप उसको बोल सकते हो। द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ IR will occur across the battery। अब क्योंकि in a open circuit the maximum value of EMF was the EMF was E, so now the value of this potential will be V की वैल्यू अब कितनी रीड करेगा, that will be equal to E minus IR। V is equal to E minus IR, this represents the formula for potential drop। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप बहुत कुछ सॉल्व करोगे इवन योर फाइनल एग्जामिनेशन। एंड इन द फाइनल एग्जामिनेशन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड जिसमें आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट डिराइव वन मोर रिजल्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 और अदर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0, ठीक है। सो व्हेन I is equal to 0, then what happens, V is equal to E minus I of R, that will become E minus 0 of R when I is equal to 0। So this implies that V will be equal to E, ठीक है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, when will be the value of terminal potential difference is equal to the value of electromotive force। so that happens, अब तब वो दो ही चीजों में होगा, एक या तो आपकी internal resistance 0 हो और the value of the current through the circuit is equal to 0। these are the two circumstances in which the potential difference across the terminal potential difference will be equal to the electromotive force, ठीक है। and let's just use this as equation number 1, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, फिर ट्राई एंड सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वी गेट द रिलेशनशिप ऑफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस एज E माइनस V ओवर I, ठीक है, E minus V over I, and we substitute the value of I as V over R, we get the value of internal resistance as E minus V over V into R, ठीक है। सो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाई द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर वाज इंट्रोड्यूस, आपने कैपिटल आर की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कैसे कर लिया यहाँ पे, बिकॉज उसको हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर पाए बिकॉज हमें पता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस आर विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने क्या किया, यहाँ से आई की वैल्यू निकाली, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट एज V ओवर आर, दिस इंप्लाइज I is equal to V over R, and then we substituted that value here in the given equation number 1, and we get the value of internal resistance as E minus V over R। In some cases or in some books rather, this relationship of R is equal to E minus V over V into R is written as E over V minus 1 into R। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें आपस में इक्विवेलेंट है, प्लीज मेक श्योर आपको ये रिलेशनशिप भी आपके लिए याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट द ग्राफ्स बिटवीन देम, ठीक है, लेट्स जस्ट प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। नाउ इफ in your examination let's just say they ask you to plot a graph between, अगर आपसे वो कहे कि plot a graph between, if it has been asked from you in your examination that to plot a graph, that you have to plot a graph between EMF of a cell, between EMF E of a cell versus external resistance R। अगर मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है then remember one thing, अब आपको क्या कहा था मैंने कि EMF क्या होता है, EMF is nothing but the maximum value of potential difference when no current is flowing through the circuit। तो आपको ये समझना पड़ेगा when this is the relationship, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी that EMF is independent of external resistance। You must remember this thing that EMF is independent of external resistance, ठीक है। So this is the reason why since EMF is independent of external resistance, the value of the graph, or rather we should say the shape of the curve will be like this,
it will be straight line parallel to x axis. ठीक है, if this is your r, if this represents your r and this represents your EMF E, ठीक है, so this will be the relation, because अब ये relation क्यों होगा, because E is independent of r, E is independent of r. ठीक है, in the next curve, let's just plot a relationship, one more relationship. Let's just say we have to plot the relationship of V is equal to, let's just say this is your first relation and this is your second relation, V is equal to E minus IR. If we have to plot this relationship with E is your EMF, ठीक है, let's just put the value of EMF, let's just denote the EMF as capital E instead of small e. Let's just substitute the value of EMF as capital E ताकि confusion ना हो. This is our EMF, and in this case also let's just change this notation. हम इस notation को change कर देते हैं to capital E, ठीक है, and यहाँ पे भी हम इस notation को change कर देते हैं as capital E, ठीक है. अब जरा समझते हैं, if we have to plot this relationship, अगर हम इस relationship को बहुत ध्यान से देखें, we have to plot a relationship between V and R. If we have to plot a relationship between terminal potential difference and R, so if we have to plot a relationship between V and capital R, हम उस relationship को कैसे plot करेंगे? So in order for us to plot the relationship between V and R, हम क्या करेंगे? We will change the value of, what we will be doing is we will change the value of E minus V is equal to E minus IR to E minus V over R into R. ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, एंड वी हैव टू प्लॉट द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड R. ठीक है, सो व्हेन वी रिजॉल्व दिस इक्वेशन, व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू E ओवर 1 प्लस R ओवर R. हमें ये रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा. ठीक है, सो अगर हम इस रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से देखें, इन ऑर्डर फॉर अस टू प्लॉट दिस रिलेशनशिप, ठीक है, तो हम एक बात को नोटिस कर पाते हैं. ठीक है, what we notice is, remember, from this relationship we can derive a very simple and but very important fact. ठीक है, so this relationship gives us a value, rather we should say that this relationship gives us something. ठीक है, एक relationship वो हमें देता है, or rather we should say that आपको एक result देता है. This relationship gives you very important result. This is the correct line, that this relationship gives you very important result, and that result is if R increases, if external resistance goes on increasing, the V increases. If external resistance increases, the terminal potential difference क्या करेगा, आपको increase करके देगा. ठीक है, and if R is equal to infinity, then V is equal to E. That is your terminal potential difference के बराबर हो जाएगा. ठीक है, सो इफ दिस हैपन्स, अगर ये इस तरह से होता है, इफ दिस हैपन्स, आपको ये समझना पड़ेगा व्हेन V becomes equal to E, तब आपको क्या होगा, तब आपको ये चीज का ध्यान रखना है. इफ दिस इज अ सिचुएशन, द कर्व बिकम्स पैरेलल, द कर्व बिकम्स पैरेलल. ठीक है, सो इफ वी प्लॉट द रिलेशनशिप, अगर मैं इस रिलेशनशिप को प्लॉट करूं ऑन अ ग्राफ, वी विल गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वी विल गेट दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और रिलेशनशिप आपकी क्या होगी, इस तरह की रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी. दैट विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज द रिलेशनशिप्स यू विल बी गेटिंग. ठीक है, प्लीज आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड R. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस रिजल्ट को भी प्लीज आप भूलिएगा मत. Please make sure that you don't forget about these results, because a direct question can be asked from you in your NEET examination. They will simply say, what happens when R tends to infinity? What happens when R is equal to infinity? What kind of a shape of the curve will be getting? तो सिर्फ directly आपसे यही results पूछ लेगा. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, and finally we can also plot a relationship between, let's just say
if we have to plot the relationship between V and I. ठीक है, आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है टू प्लॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन V and I. ठीक है, so in order for us to plot the relationship between V and I, we know that V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR. ठीक है, if we have to plot this relationship, we see that हमें एक चीज कहां से पता लगता है कि this equation can also be written as minus of IR plus E. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, let's just compare this equation with y is equal to mx plus c. ठीक है, अगर हम इस रिलेशनशिप को प्लॉट करते हैं, we find that y is equal to v, c is equal to e, and slope m will be equal to r, or rather minus r. Slope will be equal to minus r and x is equal to I. तो अगर मैं इस रिलेशनशिप को प्लॉट करूं, if we plot this relationship, this is the kind of curve which we will be getting. ठीक है, we will be getting a straight line with an intercept as capital E. This is your intercept. Okay, this is your intercept, and the curve will be a straight line like this. ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी यहाँ पे, और इसकी जो स्लोप होगी, this is your E, and here we have V and here I have I. ठीक है, ये बात क्लियर होगी? ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे. So remember one more thing, that the curve between V and I give you the value of R. The slope of V and I curve gives you the value of internal resistance of a cell. तो आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना है. ठीक है, ये तो चीजें थी when the battery is discharging. Now remember one more thing, that this was the relationship which you derived when the battery was discharging, or rather we should say that when the current is being drawn from the battery. ठीक है, ये कब है, when the battery is discharging. Okay, तब क्या होगा, what will happen when the battery is charging. मैं बैटरी को अगर मैं चार्ज कर रहा हूं, then what happens. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा when the battery is charging. अब आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि when the battery is charging, when battery is charging, then what happens is that the terminal potential V will be equal to E plus IR. V is equal to E plus IR. So when this is the case, जब आपका ये केस बनता है when V is equal to E plus IR, in this case, that is at the time of charging, terminal potential difference is greater than EMF. ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर दिस रिमेंबर दिस थिंग, ये तभी होता है जब मैं बैटरी को चार्ज कर रहा हूं. इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इट इज ऑलवेज द केस दैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी EMF ऑफ द सेल. ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी. ठीक है ना, तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं. ठीक है, वो चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट यू शुड ऑलवेज बी very much sure that you know the differences between the EMF of a cell and the total terminal potential difference of a cell. So I would suggest you कि as an homework मैं आपको I would say that you should differentiate between EMF and terminal potential difference of a cell. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, एंड इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको लगता है कि आपको ठीक है, अगर आप कर पाते हो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो देन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं आपको कल ये इसका बता दूंगा, एक ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ unidentical cells
unidentical cells in series and parallel. ठीक है, सबसे पहले हम इससे डील करेंगे. ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे. ठीक है, चलिए. द फर्स्ट टॉपिक विच वी गोना कंप्लीट इज, जिसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है. द फर्स्ट टॉपिक विच वी गोना कंप्लीट इज विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग व्हाट हैपेंस व्हेन द number of cells are connected in series. ठीक है, so to develop a basic idea we will be taking only two cells in a system. ठीक है, so in the first case we will be dealing with two cells in series. What happens when we have two cells in series? ठीक है, तो आपको अब पहले इसको समझते हैं. अभी हम पहले इसको समझते हैं. Let's just say this is the arrangement which has been given to us. ठीक है, this is the arrangement which has been given to us. These are the two cells which are connected between point A and point B. Let's just say this is our point A and this is our point B. ठीक है, and this cell has EMF of E1 with internal resistance R1 and this cell has EMF E2 and internal resistance R2. ठीक है, and this is your positive terminal, this is negative terminal, this is positive terminal, this is negative terminal, and the flow of current is along this direction. This is the direction of flow of current. ठीक है, अब पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. मैं दो सेल्स को सीरीज में कब कहता हूं कि वो कनेक्टेड है? व्हेन, वो कब होता है? वो तब होता है जब द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये जो दो सेल्स हैं आपके पास, इसका मैं क्या कर सकता हूं? वी कैन ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस सर्किट, फॉर दिस डायग्राम. तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो किस तरह से बनेगा? लेट जैसे दिस इज योर टर्मिनल ए, this will be your equivalent circuit between these 2 points A and B. So here EMF, this is the direction of the flow of current, and here the EMF will be E equivalent and R will be equal to R equivalent. Clear हो गई बात इतनी से? ठीक है, so remember one more thing कि जब आपका क्या होता है, when two cells are connected in series. अब we are not gonna solve the derivation of this topic. ठीक है, हम directly इस चीज को result को याद करेंगे. So when two cells are connected in series, in that case, if two cells are connected in series, you must remember this thing. In that case, E equivalent is equal to E1 plus E2, and R equivalent will be equal to R1 plus R2. ठीक है, ये बात clear हो गई. And if this happens, if this is the case, you must remember this thing. If this is the case if this is the case, then what happens to the potential difference? So if this is the case, then the terminal potential difference V. If this is the case, then the terminal potential difference V is equal to E equivalent minus I of R equivalent इक्विवेलेंट. ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. दिस इज द रिलेशन देन विच वी गेट इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट हियर एंड आर इक्विवेलेंट हियर. ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, इसी में आपको समझिए, इफ n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब आपने दो सेल्स का तो निकाल लिया, एंड फ्रॉम दिस रिजल्ट्स वी कैन फाइंड दैट इफ n cells are connected in series, if this is the case in which n cells are connected in series, ठीक है, तब क्या होता है? in that case E equivalent, in that case what happens is E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 up to En, and R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. ठीक है, तब आपको उस तरह से इन चीजों को डील करना पड़ता है. ठीक है,
तो यहां से अब आपको क्या समझ आता है कि when n number of cells are connected in series, the equivalent EMF is equal to the combinations is equal to the sum of the individual EMF के बारे में बात करना पड़ेगा। पहली चीज समझ में आ गई आपको, यहां से ये समझ आ रहा है कि when n number of cells are connected in series, then the E equivalent, that in the EMF equivalent EMF is equal to the sum of the individual EMF of the cells। ये पहला, एंड द आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल। ये चीज आपकी यहां से क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नजर आना चाहिए। आप देखिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, जब हमने सीरीज को समझा तो हमने क्या देखा था कि दैट वी कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल विद नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या समझा कि मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात को समझते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर आपको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या चीज है, what will happen if the cells are arranged in this manner? What will happen when this is the arrangement of the cells that has been given to you, that positive and negative terminals are arranged like this? That means the negative terminal is with negative terminal। ठीक है, तब क्या होगा, let's just say this is your point A and this is your point B। in the above case what we studied was that the positive terminal was connected with the negative terminal, and now what I'm asking from you is what will happen when the two cells are connected in such a manner that the negative terminal of one cell is in connection with is connected to the negative terminal of the other cell। and let's just say this cell has an EMF E1 and internal resistance R1, this has internal resistance EMF E2 and internal resistance R2। ठीक है, and the flow of current is along this direction, I is along this direction। ठीक है, so if this is the case in which the positive terminal is across in which the negative terminal is connected across the negative terminal and the positive terminal is connected across the positive terminal, if this is the case, you must remember this thing, in the cases like this, what happen is E equivalent will be equal to E1 minus E2 because both cells will oppose each other, but the R equivalent will be equal to R1 plus R2। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, this is very important। ठीक है, तो इस चीज का को ध्यान रखना है कि that when this is the case in which the positive terminal is connected across the positive terminal, in this case आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि that the cells will support each other। in this case the cells support each other। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, this is the very important word, the cells support each other। but when this is the case in which the positive terminal is connected across the positive terminal and the negative terminal is connected across the negative terminal, like this is the case, if this is the case, then what happens is the cells oppose each other, so this is the कीवर्ड। ठीक है, इसी में अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इक्विवेलेंट है B is equal to E minus ER। ठीक है, एंड वी विल सब्स्टिट्यूट द इक्विवेलेंट एज E1 minus E2 and IS। ठीक है, V is equal to E minus IR and this is the relationship between will be getting। so आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, if this is the case in which the negative terminal is connected across the negative terminal or positive terminal is connected across the positive terminal, two cells will oppose each other, and in this case the E equivalent will be equal to difference between the two EMFs and R, but the R equivalent will be equal to the sum of the internals। यानी कि internal resistances क्या होती है, वो add होती है। always remember this thing that the internal resistances get added। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, now let's just move on to the next topic, that is what will happen when we have two cells in parallel, when two cells are in parallel। okay, अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, so let's just say a circuit has been given to us which is being represented like this, two cells are connected in parallel। okay, this is the circuit which has been given to us। ठीक है, and the direction of the flow of current is like this, I1, I2, I1, I2 and I। and let's just say this is the point A and this is point B। ठीक है, if this is the case, तो इसमें अगर हम समझें तो equivalent circuit will be drawn like this, the equivalent circuit will become like this।
E equivalent, R equivalent, and this is point A and this is your point B with direction of the flow of current like this. ठीक है, so if this is the case, अब आपको ध्यान रखना है, if we have two cells, आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास दो सेल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास कितने सेल्स हैं, अगर आपके पास दो सेल्स हैं which are connected in this arrangement, ठीक है, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, तब आपका V की वैल्यू विल बी इक्वल टू ई, V इज इक्वल टू ई माइनस ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। एंड हियर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, हाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, द आर इक्विवेलेंट विल बी कैलकुलेटेड एज 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये क्यों आया आपके पास, because the cells are connected in parallel, that means the internal resistances are in parallel, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर होगी बात। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E equivalent, the value of E equivalent will be equal to E1 R1 plus E2 R2 over R1 into R2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज आपके पास क्लियर होगी, ठीक है, इसमें एक चीज हम और वेरिएशन कर सकते हैं, मेरे को लग रहा है हम इसमें एक चीज गलत लिख रहे हैं, E equivalent will be equal to, just a minute, E1 R1 plus E2 R2 over R1 plus R2, this is the value of E equivalent, ठीक है, this is the value of E equivalent, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, these are the two relations which you should always remember, these are very important relationships, ठीक है, these are very important relationships, ठीक है। अब इसका let's just generalize this result, what will happen when the internal resistances are equal, what will happen when the internal resistances are equal, and let's just say when the cells are equal, are equivalent, meaning that their internal resistances are same and their internal EMF are same, if, but what happens if E1 is equal to E2 is equal to E and R1 is equal to R2 is equal to R, if this is the case, then E equivalent will be equal to E and R equivalent will be equal to R by 2, प्लीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है, दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस, ठीक है। इसी तरह से वी कैन जर्नलाइज दिस रिजल्ट, हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, वी कैन जर्नलाइज दिस रिजल्ट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, इसमें मैंने गलती और की, इट विल बी E1 R2 ओवर E2 R1, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे E1 R2 E2 R1, ठीक है। इसी रिजल्ट को वी कैन also write this result in a different form, we can write this result in a different form as, we can write this result as E equivalent as E1 over R1 plus E2 over R2 over 1 over R1 plus 1 over R2, ठीक है, आप इस रिजल्ट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे है R1 और ये है R2, ठीक है। So if we have three cells, what will happen if we have three cells, if we have three cells, ठीक है, अगर आपके पास तीन सेल्स हैं, in that case E equivalent will be equal to E1 over R1 plus E2 over R2 plus E3 over R3 over 1 plus R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है, and the value of R equivalent will be equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 raised to power minus 1, and please let me tell you one more thing कि this result is almost similar to, ये result किसके similar है, ठीक है, so we can write the same results as 1 by R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, ठीक है, both these results are equivalent, please, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने इसको इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, ठीक है। Now let's just move on to the next result, that is your mixed grouping of cell.
ठीक है. Let's just move to the next cell, next topic, that is grouping of number of identical cells. Identical cells. ठीक है, number of grouping of and number of identical cells. In this topic we're going to study about three types of grouping. One is series grouping of n number of cells. Then we will be dealing with parallel grouping, and finally we're going to deal with mixed grouping. Mixed grouping of cells. ठीक है, तो आप इसको समझते हैं. ठीक है, let's just study with all these topics one by one. The first we're going to study about is series grouping of cells. Series grouping of cells. So remember one thing, जब हम बात करते हैं series grouping of cell, you must remember this thing, that we have connected n number of cells in series, and since here we are dealing with identical cells, all the cells will be identical in terms of the internal resistance and EMF. ठीक है, so in terms of series grouping of cell, let's just say this is a circuit diagram with which we are dealing right now. This is cell 1, cell 2, cell 3 up to n number of cells that has been connected across here over internal resistance R. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. And the flow of current is along this direction. This is the flow of current, direction of flow of current. ठीक है, so if this is the case, if अगर आपका केस इस तरह से है, so from the above article हम एक चीज सीख के आए थे कि E equivalent will be equal to epsilon 1 E2 E3 plus E4 plus up to En, and R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 up to Rn. ठीक है, so this which is equal to n times of E, which is equal to n of R, because E1 is equal to E2 is equal to En is equal to E, and R1 is equal to R2 is equal to Rn is equal to R. ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है बिकॉज वी आर डीलिंग विद आइडेंटिकल सेल्स. ठीक है, तो आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, Ne आ गया, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी निकल के आ गई, R. सो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस NR. ठीक है, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि हम ये डेरिवेशन को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द डेरिवेशन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन आवर क्लास व्हेन वी वर डीलिंग विद क्लास 11th फिजिक्स. मैंने आपको एक बात कही थी कि बिकॉज इन योर कंप्लीट फिजिक्स कोर्स देयर आर सम डेफिनेशंस, देयर आर सम डेरिवेशन, सॉरी, जो आपको आनी चाहिए. You should have some you should have a strong grasp over some derivation. आपको वो derivations पे command आपकी बहुत high होनी चाहिए. ठीक है, so this is one of those derivations. इसलिए this is the reason why we are solving this derivation. Okay, so you should have a strong command over this derivation. ठीक है, so total resistance according to the circuit will be equal to R plus NR. So this implies the value of I will be equal to NE over R plus NR. Over R plus NR. ठीक है, R will be small. ठीक है, ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर हो गई. So now this is the result which we got. ठीक है, now let's just look at some special cases. Let's just look at some special cases. ठीक है, and remember one thing, in physics these special cases hold a great weightage. These are very important because they hold a great weightage, because great number of questions has been asked from this topic in your previous year examinations. ठीक है, so let's just look at the special cases, and let's just look at the first special case in which the value of R is less than NR. That means the internal resistance's value is very very large in comparison to the external resistance. So when this is the case, when this happens, what we will be doing is we will ignore R in comparison to NR. We will be ignoring R. So if we ignore R, let's just say this is equation number 1, then 1 becomes, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 becomes NE over NR is equal to I, which will be equal to E over R.
which will be equal to E over R. इस बात का मतलब क्या हुआ? What does this result represent? What does this result represent? This result represents that if the value of external resistance is less in comparison to the sum of internal resistances, if that is the case, then the value of current I, that means the value of current I in external resistance, इस बात का मतलब क्या हुआ कि I की जो वैल्यू है in external resistance is same as the current in a single cell. ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं एक बार. लेट्स जस्ट लुक एट दिस अरेंजमेंट. ठीक है, अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें, अगर R की वैल्यू इफ R इज लेस देन NR, तो हम क्या करेंगे? R को इग्नोर कर देंगे. तो हम वहां से जब करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, द मोमेंट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I, वी गेट द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू N over R. तो यानी कि जितना करंट सिंगल सेल से फ्लो कर रहा है उतना करंट आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से फ्लो करेगा. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. एंड लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्पेशल रिजल्ट which we get from this equation is, that is when R is greater than NR. What happens when R is greater than NR? If this is the case, then you must remember this thing. We will ignore we will ignore NR in comparison to R. ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देंगे. ठीक है, so when we ignore NR, we get the value of I is equal to NE over R. NE over R. ये चीज आपके पास क्लियर आ गई. So what does this mean? इस बात का मतलब ये हुआ, the value of current, this means that the current I in external circuit, in external resistance, in external resistance is n times the current due to single cell. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, and this will be the maximum value of current. Please make sure you remember this thing, because let's just say if in a question it has been given to you, you are dealing with a mixed grouping of a cells in series, and if the examiner says in the question that the maximum value of current that can be drawn from that combination is I, so you should be able to think this automatically. ठीक है, automatically the thing that should be coming in your mind is कि if the value of the current in the circuit is given as maximum, this implies that we will be ignoring the sum of internal resistances in comparison to the external resistance. This means that the value of external resistance is very very large than the sum of internal resistances. So आपको इस तरह से सोचने का तरीका डेवलप करना है. Again let me repeat myself. अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर बोले that you have a combination of series of if you have a series combination of batteries or you series combination of cells, ठीक है, और आपको बोले कि the current drawn from the circuit is maximum. So you must remember this thing. If the words like current drawn from the circuit is maximum, so आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. तो automatically the first thing that should be coming in your mind is, if this is the case in which the current drawn is maximum, then we must remember this thing. This is the case which happens only when the external resistance, when the value of external resistance is greater than the value of internal resistances. आपको इस चीज का ध्यान रखना है, and this result should be automatically coming in your mind. This is the first thing which should be coming in your mind. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Now let's just move to the next topic, that is parallel grouping of cells. And please remember, जब हम grouping की बात कर रहे हैं, we are dealing with identical cells. When we're talking about grouping, we are dealing with the identical cells. Okay, so let's just say this is the parallel grouping of cells. Okay, and let's just say we have m number of rows. We have m number of rows. ठीक है, and here we have terminal A, here we have terminal B, and here we have internal resistance R. ठीक है, if this is the kind of circuit which has been given to us, and we have m number of rows. ठीक है, we have m rows of
cells. So if this is the case, अगर आपके पास ये केस निकल के आता है, in this case you must remember that the value of current comes out to be ME over MR plus R, which can also be written as E over R plus R over M, because in this case क्योंकि सारे के सारे सेल्स का ईएमएफ कितना है, ई है, तो कॉमन ईएमएफ विल बी ई एंड आर पी विल बी इक्वल टू आर ओवर एम. ठीक है, क्योंकि बिकॉज सेल्स आर आइडेंटिकल, मीनिंग दैट दे हैव दिस काइंड्स ऑफ वैल्यूज, ई आर अप टू ई आर, एवरी वैल्यू इज सेम. ठीक है, so this will be the value of the current for this circuit, and when we have this value of the circuit will हम क्या करेंगे, we will again discuss the special cases. The first special case आपको समझना पड़ेगा, the case in which R is very less than R over M. When R is very less than R over M, so if this is the case implies we will हम क्या करेंगे, किसको नेग्लेक्ट करेंगे, we will neglect the value of R, जिसकी वैल्यू कम है हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. So this implies if this is the case, then the I will be equal to ME over R. I will become ME over R. That means the value of the current is M times the current in a single cell, meaning that value of current is M times the value of current in a single cell. ठीक है, the same question can be asked you in a single MCQ form. He will say that, the examiner will say that the value of current in a parallel grouping of cells will be maximum when, कब होगा. So you must always remember this thing, that the value of the current in parallel grouping of identical cells is maximum when the external resistance is very less than the equivalent resistance in parallel. ठीक है, and let's just move to the next result. Second special case, when R is very less than R, when internal resistance is less than R. If this is the case, then the value of, what we'll be doing is we will be ignoring MR. We will ignore R in comparison to MR, which will be giving us a result that I will be equal to E over R, which will be giving us a result I is equal to E over R. ठीक है, that means the current is equal to the amount of the current flowing through a single cell. That's that I is equal to amount of current flowing from a single cell, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है, and let's just move to the final topic, and after that we will be discussing the Kirchhoff's law. ठीक है, then we have the final concept regarding this, that is the mixed grouping of cells. That is mixed grouping of cells. When we talk about the mixed grouping of cells, that means that we have number of cells in series and a number of cells in parallel. ठीक है, so in the mixed grouping of cells, the circuit diagram can be represented as, for our sake, for simplicity, we represent the circuit diagram as like this. Okay, this is the most easy representation of this topic. ठीक है, and let us assume that we have the value of external resistance as R. ठीक है, this is the value of external resistance R, and this is the direction of flow of current. ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी सी. ठीक है, and remember we have n cells in series, and we have m rows. We have n cells in series and we have m rows, and if this is the case, अगर आपके पास ये केस आता है, in that case the value of current comes out to be m n e over m into r plus n r. ये आपके पास रिजल्ट देखने को मिलता है. ठीक है, so अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, examiner can ask you what will be the value of rather he can ask you when will be the value of current in the circuit will be maximum. आपसे पूछेगा what will be the value of
when will be the value of current I will be maximum. So you must remember this thing, that the I will be maximum when, always remember this thing, the I will be maximum only when R is equal to NR over M. When R is equal to NR over M, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, that is when external resistance is equal to internal resistance. Okay, so always remember this result, that this is one of the most important results. ठीक है, जिसको आपको याद करना है कि when will be the value of the current in the mixed grouping of cell will be maximum. ठीक है, आई होप अब अभी तक आपको इतना टॉपिक समझ आ चुका होगा. ठीक है ना, अब एक टॉपिक है, दिस टॉपिक विच वी गोना डिस्कस राइट नाउ इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड क्लियरली इन योर टॉपिक, इन योर syllabus, but still I want you to, to just remember this formula. What will be the formula for heating effect of current? ठीक है, so you must always remember this formula, that for the heating effect of the current is usually represented as H is equal to I square RT. ठीक है, where I is your current, R is your resistance, and T is your time. And this is the result which you should always remember, and this result can have many variations. Let's just say if you substitute the value of I from Ohm's law, if you substitute the value of R from the Ohm's law, so this is the result. The different kinds of relationships can be drawn from it. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, similarly when we talk about the power, or rather I should say when we talk about electric power, तो आपको उस रिजल्ट को भी याद रखना है. ठीक है, because although these results have not been mentioned in your syllabus, but these relationships are very important, and these relationships are very basic. आप इसको 10th में भी पढ़ के आते हो, so आप ये claim नहीं कर पाओगे बाद में कि this topic is out of syllabus. ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. Let me repeat myself once again, since you always read these topics in your class 9th or your class 10th, you have already done these topics in your class 9th and class 10th, but these topics since have not been specifically mentioned in your syllabus, but I'm repeating myself once again, but since you have already done these topics in your class 9th and 10th, you cannot claim that these topics were from out of the syllabus. A basic understanding आपको है from your class 9th and class 10th. ठीक है, तो अगर आपको class 9th and class 10th की basic understanding है, that means NTA doesn't require to mention these topics specifically in your syllabus. ठीक है, but still you should remember these topics and these are the relationships which you should always remember. ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. And again I'm repeating myself, although these topics are not mentioned specifically in your syllabus, but still you should remember these topics. Okay, you should always remember these formulas. I don't know if somehow if you get lucky आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, तो आपको जिसका ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज Kirchhoff's लॉ. अभी हम पढ़ेंगे Kirchhoff's लॉ के बारे में. ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद Kirchhoff's लॉ, Kirchhoff's लॉज. ठीक है, मैं आपको Kirchhoff's लॉ के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूँ जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग when you're dealing in an objective examination, when you're dealing in an objective environment. ठीक है, आपको पता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, and you'll be dealing in a multiple choice questions. आपको एक चीज का ध्यान रखना है, complicated questions from Kirchhoff's law will be rarely asked. आपके Kirchhoff's law से क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आने की, वो बहुत कम होती है. ठीक है, you should always remember this thing, that you should not only remember, but you should always practice easy questions from Kirchhoff's law. Don't go for the complicated circuits. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. ठीक है, Kirchhoff's law is such a topic, अगर आपको इसमें complicated circuits में deal करना है, if you have to deal in complicated circuits, the amount of equations which you have to form, that increases very rapidly. ठीक है, अगर आपको complicated circuits में deal करना है, then the number of equations that will be formed will be very large. ठीक है, and you don't have that much time, you don't have that much luxury in your examination कि आप इतने equations को बनाएं and you solve each and every equation to find the values of I1, I2, I3, R1, R2, R3 to find the final result. ठीक है, तो जो आपके examiners होते हैं, the people who set the NEET examination, they have this understanding.
ठीक है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, you should never practice complicated circuits, you should never practice complicated questions related to the Kirchhoff's law. Always go for the simple questions for your practice, because the complicated questions will never be asked in your NEET examination regarding Kirchhoff's law. Because if the examiner asks a complicated question related to the Kirchhoff's law, then the number of equations formed will be very large. ठीक है, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसके इंडिविजुअल इक्वेशंस को सॉल्व करें. ठीक है, बट अगर आपकी किस्मत खराब है, इफ यू आर अनलकी एंड एग्जामिनर आस्क यू अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट either you solve that question in the last, या तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व कीजिए, अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन, बिकॉज द चांसेस ऑफ यू गेटिंग दैट क्वेश्चन करेक्ट आर लेस देन शुड से लेस देन 70%. ठीक है. सो अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कर्शॉस लॉ से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है. यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इजी क्वेश्चंस फ्रॉम कर्शॉस लॉ, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस विल नेवर बी आस्क्ड फ्रॉम कर्शॉस लॉ. ठीक है. एंड इफ यू आर अनलकी एनफ, अगर आप इतने अनलकी हो कि आपके पेपर में वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है कर्शॉस लॉ का, जो वो नहीं देगा, बट स्टिल इफ यू फील लाइक यू नो कि आपको पेपर में कर्शॉस लॉ का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है, देन यू शुड ईदर, पॉइंट नंबर 1, या तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लास्ट में, यू कीप दैट क्वेश्चन फॉर द लास्ट 15 मिनट्स. ठीक है. और यू शुड लीव दैट क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. दिस इज माय ब्लंट ओपिनियन रिगार्डिंग द कर्शॉस लॉ. ठीक है. ऑल्दो दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इफ द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द लास्ट 15 मिनट्स. ओके, यू शुड हैव दिस मच टाइम लेफ्ट. आपके पास इतना टाइम बचा होना चाहिए इन द लास्ट in your NEET examination, so that you can attempt the complicated questions. ठीक है. लास्ट के 15 मिनट में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए टाइम रखना होता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विद कर्शॉफ्स लॉ. ठीक है. अगेन मैं आपको एक बात रिपीट कर देता हूँ, प्लीज प्रैक्टिस सिंपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग कर्शॉफ्स लॉ. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो लेट्स जस्ट गो विद कर्शॉफ्स लॉ. कर्शॉफ्स लॉ पे देखिए क्या बोलता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कर्शॉफ्स लॉ. लेट्स जस्ट डिस्कस देम. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कर्शॉफ्स लॉ, ठीक है, when we talk about the Kirchhoff's law, ठीक है, आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है. the two important terms regarding Kirchhoff's law, one is junction or node, which represents the point in electrical circuit, which represents the point in an electrical circuit where two or more conductors meet, where two or more conductors meet. And one other term which is important, that is loop or mesh. ठीक है. this is nothing but the any closed path in a electrical circuit. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखना है. ठीक है. एंड नाउ लेट्स जस्ट मूव विद Kirchhoff's law. The first Kirchhoff's law, there are two kind of Kirchhoff's law. There are two types of Kirchhoff's law. The first Kirchhoff's law is, which is also known as the Kirchhoff's first rule. ठीक है. What is Kirchhoff's first rule? Kirchhoff's first rule states that the algebraic sum of various currents meeting at a junction in a closed electrical circuit is always zero. That is, summation of I is equal to 0. And remember one thing, the word important here is always 0. Summation of I is always 0. कहाँ पे? At junction. Remember one thing, यहाँ पे definition इतनी easy नहीं जितनी आप समझ रहे हैं. You must always remember this thing कि current की value 0 कहाँ पे होगी? The value of current will be 0 at nodes. ठीक है. The algebraic sum of the various currents meeting at the junction, rather junction or node in a closed electrical circuit is equal to 0. ठीक है. जंक्शन पे, जंक्शन के अलावा कहीं नहीं होगा.
ठीक है. दिस रूल इज नोन एज योर करंट रूल और जंक्शन रूल. दिस रूल इज नोन एज योर करंट रूल और जंक्शन रूल और जंक्शन थ्योरम. ठीक है. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट this is very important point, that this rule is based on law of conservation of charges. ठीक है. यहाँ पे जब आप, as I have already mentioned that this rule is based on the law of conservation of charges, let's just talk about the sign conventions which you should follow while applying this rule. What are the sign conventions which you should follow while applying this rule? So always remember this thing, that the value of current will be positive, can be positive or it can be negative. We will take the value of the current as positive. कब हम उसकी value को positive लेंगे? When current is flowing towards junction. ठीक है. And it will be taken as negative when current is flowing away from junction. ठीक है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. When current is flowing towards junction, when the current is flowing away from junction. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. So let's just say how this thing works out. Okay. इसकी साइन कन्वेंशन को समझने के लिए let's just say this is the junction which we are dealing with. This is the junction with which we are dealing with, and the direction of the currents is shown with these arrows. Let's just say this is how we are showing the directions of current. Okay. Now remember how we will use the sign. See, if this is a junction where we are studying the direction of current, if this is the value of this is a junction from where we are studying the value of current, let's just say this is given as O. ठीक है. So all the currents that are coming towards O, which are moving towards the junction, will be taken as positive. Let's just say this is I4, this is your I5, here we have I1, here we have I2, and here we have I3. So क्या होगा? Applying the Kirchhoff, when we apply the Kirchhoff's law at point O, we find that the value of I1 will be negative because it is going away from the junction. जंक्शन से दूर जा रहा है, इसलिए हम वहाँ पे नेगेटिव लेंगे. प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 plus I5 will be equal to 0. That is, summation I will be equal to 0. This implies that I4 plus I5 will be equal to I1 plus I3 plus I2. I2, I4 plus I3, I5 will be equal to I1 plus I2. आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है. अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट विच विल बी लर्निंग फ्रॉम द Kirchhoff's law, particularly from the first law, that is the junction rule, or rather we should say that the current rule. ठीक है. And that is very important. The important point which I'm talking about is, remember one thing, this is very important. क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप समझिएगा इस चीज को, जिस चीज की हम बात करने वाले हैं. द थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इज व्हेन द मोशन ऑफ द चार्ज टेक्स प्लेस अक्रॉस अ जंक्शन. रिमेंबर, व्हेन motion of charge takes place across a junction, momentum of charge is not conserved. Remember, if this is the case, then momentum of charge is not conserved. Please remember this point. This is very important. When the motion of charge takes place away from junction, the word is away from junction. Away from junction, momentum of the charge is not conserved. इस बात को आपको ध्यान रखना है. अब प्रॉब्लम ये है कि why this happens.
why? The real question is why this happens. So remember, this happens because this happens due to accumulation of charge, due to accumulation of charge on the surface of wires, on the surface of wires at a junction, which produces electric field, causing the variation in the direction of momentum change, variation in the direction of momentum change. ठीक है, so you should always remember this thing. This is a very important point. A direct question can be asked, and the similar question can be asked in your assertion and reason. Here there will say that the reason will be, sorry, the assertion will be that the motion of charge when the motion of a charge takes place away from the junction, the momentum is not conserved. ठीक है, for all those students जिन्होंने superficially पढ़ा है, all those students who have read this topic superficially, वो statement को गलत समझेंगे. They will say that the momentum is always conserved. But remember, in this case, when the charge is moving away from the word important here is away. When the charge is moving away from the junction, the momentum is not conserved. And why this happens? This happens because when the charges are coming towards the junction, or when they are moving away from the junction, the charge gets accumulated on the surface of the wire, due to which electric field is produced. And due to the production of this electric field, इस electric field की production की वजह से क्या होता है, direction of the electric field, the direction of the momentum जो होती है वो change करती रहती है, and that's why the momentum is not conserved. ठीक है, now let's just move to the next rule, that is Kirchhoff's second rule. ठीक है, now before we understand what is the Kirchhoff's second rule, let's just try and understand this definition. What is the definition of Kirchhoff's second rule, which is also known as your voltage rule or loop theorem. This rule is also known as loop theorem. ठीक है, so before we understand how we apply the loop theorem or how we apply the voltage rule, let's just quickly understand what does the definition of this Kirchhoff's second law says. That what does the second law actually says. So remember, the Kirchhoff's second law states that around any closed network, the algebraic sum of changes in potential must be 0. That is, summation of V will be equal to 0. ठीक है, इसी चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, और you must remember both these definitions. Or in a closed surface or in a closed loop or mesh, the algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of products of resistances and currents flowing through them. That is, summation IR will be equal to summation E. ठीक है, बहुत easy है समझने के लिए. So let's just, before we try and understand how we apply this Kirchhoff's second rule, let's just understand what does this rule say. So this rule says that around any closed network, remember this rule is applied for a closed network. For any closed network, the algebraic sum of changes in potential must be equal to 0. That the algebraic sum of the changes, मतलब पोटेंशियल में कितना चेंज आना चाहिए, 0. पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. सो इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इन अ क्लोज्ड लूप द algebraic sum of EMF, उसमें जितनी बैटरीज लगी हैं उसका जो algebraic sum होगा EMF मस्ट बी इक्वल टू द जितने एलिमेंट्स लगे हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है. अगर जैसे 2 रेजिस्टर्स लगे हैं तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 रेजिस्टर्स मस्ट बी इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल.
must be the algebraic sum of the potential drop across the EMF must be equal to the algebraic sum of the potential drop across the resistances must be equal to the EMF of the cell. So this is the Kirchhoff's second rule. Okay. Now, before we move forward, there's one more point which you should understand, that this rule is based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Okay, this rule is based upon the law of conservation of energy. Okay, now let's just look at the sign conventions on how we can apply this Kirchhoff's second rule. Let's just look at the sign conventions. What are the sign conventions to apply the Kirchhoff's second rule? Let's just take a quick look at them. Okay. Now, remember, what are the sign conventions? The first, let's just say this is the first point. Choose any point in a closed loop. Choose any point in a closed loop and transverse the loop in any direction, that is clockwise or anti-clockwise. That's your choice. Okay. Before I'm telling you, I'm just writing the sign conventions for you right here, and then I will tell you that how we'll apply these sign conventions. Okay. So before we can apply the sign conventions, we should know na ki what are the sign conventions which we're going to use. Okay. So that is the reason why I'm applying this. I'm writing these sign conventions for you. Okay. Because after we write these sign conventions, okay, I'll be forming a loop, and then we will be applying these sign conventions over this circuit. Okay. So now, if when transversing, if negative terminal of cell is encountered, negative terminal of cell is encountered, its EMF is taken as positive. Is taken as positive. Third, if the direction of current through loop is same, if the direction of current through, I should say, is same, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. If the direction of the current through resistance is same, along the loop, I'm so sorry about this thing. If the direction of the current through the resistance is same, if the direction of the current through, you must remember this thing. If the direction of the current through the resistance is same, along which the loop is transversed, product of IR is positive and vice versa. Okay. So these are the rules and these are the sign conventions which we'll be using while solving the complicated circuit diagrams. Okay. So now what we're gonna do is we're gonna draw a circuit, and we will try and and apply the Kirchhoff's second rule so that we can have a great understanding regarding this thing. Okay. So let's just say this is a circuit diagram which has been given to us. Okay. So let's just draw this circuit diagram, and after we draw this circuit diagram, we will apply the Kirchhoff's second rule and see if we can get the desired results. Okay. अब हम देखेंगे कि Kirchhoff's का second rule, and we will try to learn how we can apply the Kirchhoff's second rule. This is R1, this is R3, here we have R2, here we have E2, here we have E1, and the direction of the flow of current is like this. This is I1, here we have I1, here we have I3, here we have I2, I2, okay, here we have I3,
and again here we have I1. ठीक है. So before we apply the Kirchhoff's second rule, let's just try and understand what is going on in the circuit. Okay, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है सर्किट में. See, so this is your, remember this thing, this is your first battery this is your first cell which has EMF E1. ठीक है, and this is your second cell which has EMF E2. ठीक है. A current of I1 is coming out from battery E1. बैटरी E1 से आपके करंट की जो वैल्यू निकल रही है वो कितनी है, I1 निकल रही है, and the current I1 is flowing across this direction, and when it reaches this node, the moment it reaches this node, this current I1 divides into two parts. One is I3 and the other part is I2. मतलब क्या हुआ, आपका I1 करंट जो है वो आपका E1 से निकल रहा है, and this current this current I1 जो है फ्लो कर रहा है, and the moment it reaches this node, it divides into two parts, I3 and I2. ठीक है. So let's just look at the I2 में क्या हुआ, the I2 again flows, it enters the battery E2, and then it moves from there through resistance R2, and it again reaches this node. ठीक है. When it reaches this node, we can see that the current I3 which is coming across this circuit, ठीक है, it also reaches this node, and they again combine to form I1, and this I1 passes through this resistance R1 and again into E1. ठीक है, ये चीजें यहाँ हो रही है. एक बार फिर से समझते हैं. E1 से I1 करंट निकल रहा है, I1 करंट यहाँ तक पहुंचा, इस नोड पे पहुंचा. द मोमेंट इट रीचेस दिस नोड, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर गया इनटू I3 एंड I2 में, एंड I2 जो है यहाँ से फ्लो किया, इन बैटरी से निकला, यहाँ से R2 को क्रॉस किया, R2 को क्रॉस करने का वापस इस नोड पे पहुंचा. जब ये इस नोड पे पहुंचा, द करंट I3 जो यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ से आके इससे मिलता है, एंड विच अगेन फॉर्म्स द करंट I1, और ये I1 करंट यहाँ से फ्लो करता है, एंड दिस इज हाउ द सर्किट इज कंप्लीट. इस सर्किट में ये चीजें हो रही है. दिस इज द फर्स्ट सर्किट. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स के रूल्स को हम अप्लाई करना सीखेंगे. नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन अप्लाई द किरचॉफ्स first rule and the Kirchhoff's second rule. Let's see how we apply this thing. ठीक है. So let's just say this is point A, this is your point B, this is point C, this is point D, this is point E, this is point F. ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है. ठीक है. So let's just say we take the loop A B C D E F A. Let's just say we take the loop. हम कौन सी लूप ले रहे हैं, we are taking the loop A B C D E F A. जब हम ये लूप कंसीडर करें, this is the loop which we are considering right now, that means we will not be taking the value of I3 in this circuit. Again I am repeating myself, since we are dealing with loop A B C D F E F A, ठीक है, this is the loop which we are dealing with, then we will not be taking this values because हम यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां पे हम इसको समझते हैं हम क्या कह रहे हैं. ठीक है. Since we are dealing with loop, taking loop A B C D E F A. ठीक है. We will apply the second Kirchhoff's law by applying the Kirchhoff's second rule. Second Kirchhoff's rule. What we have is, let's just say we take the direction of the loop as A B C D F A. So that means the direction of loop is like this. We are moving across this direction. ठीक है. So when we are dealing with this direction, देखिए अब आपको second loop क्या कहता है, आपको second law क्या कहता है, remember this thing. When we are this is the direction in which we are moving. This is the direction, anti-clockwise direction is the direction which we have chosen. हम clockwise या anti-clockwise हम choose कर सकते थे, we chose anti-clockwise direction. ठीक है. So when we are moving across anti-clockwise direction, we see that the current I1 is flowing from A to B, then current I2 is flowing from B to C, and then I2 is flowing from E to. ठीक है. अब देखिए, अब हम अप्लाई करते हैं Kirchhoff's second rule को. ठीक है. So when we closely look at the Kirchhoff's second law, we find that if negative terminal of the cell is encountered, its EMF is taken as positive. So
लेट्स जस्ट टेक क्विकली लुक एट दिस थिंग, ठीक है। जब मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम ए बी सी डी, बी ई एफ एंड ए के क्रॉस में मूव कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसके क्रॉस मूव कर रहा हूं तो आप इसको समझिए, ठीक है। सो on moving from A to B, from B to C, and from C to D, we find that current I1 is flowing from A to B. B से C जा रहा है तो I2 flow कर रहा है, and from C to D जा रहे हैं तो current I2 is flowing, but across this direction, जब हम इस direction में move कर रहे हैं, first the positive terminal is encountered, and since positive terminal is encountered, we will take minus E2. We will have minus E2. ठीक है, ये बात क्लियर हुई। एंड क्योंकि अब हम जब इस लूप में मूव कर रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग इन दिस लूप, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जब हम इसके आगे जा रहे हैं, वी फाइंड दैट हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है। अगेन अगर हम इस लूप में आगे जाएं, ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी टेक द अदर वैल्यूज, जब हम इस लूप में आगे जाते हैं, वी फाइंड दैट हमारे पास E1 आपको का नेगेटिव टर्मिनल आपको मिल रहा है। तो जब नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस साइन, plus E1 that will be equal to, ये चीज कहां से आई, this is the result which we are getting from the second notation, that if the negative terminal is encountered we will use positive sign and vice versa, ठीक है। So when we move from A to B, B to C, and we find that the first terminal which we encounter is positive, so we will be using negative sign, and when we move forward we find that we are encountering the negative terminal, that's why we are using the plus sign, and if this is the result हमारे पास ये निकल के आ रहा है तो ठीक है, तो हमें पता है कि समेशन i is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू I2 R2, बिकॉज जब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, वी फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट is along the direction in which we are traversing the loop, कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका लूप मूव कर रहा है। दिस इज द रीजन वाई आपके पास यहाँ पे I2 R2 के बराबर होगा प्लस I1 R1, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई आपके लिए, ठीक है। सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट टू other cases, ठीक है। बट what will happen if the direction of the current is reversed? What will happen when the direction of the current is reversed? ठीक है, तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी when the direction of the current is reversed. Let's just say this is the same loop with which we were dealing in the previous encounter. Let's just say this is the same loop, ठीक है। आपको समझिए what will happen when the direction of current is reversed, ठीक है। So let's just say here we have I1 and from here we have I2. They combine to give you I3, ठीक है। So here we will be having I1 and from here we will be having I2. अब देखिए फिर से हम इसमें लूप करंट को अप्लाई, लूप लॉ को अप्लाई करते हैं। लेट्स जस्ट से here we have point A, B, C, D, E, F, ठीक है। अगेन लेट्स जस्ट टेक द लूप A, B, C, D, E and F, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लूप A, B, C, D, E, F and A. This is the loop which we are dealing with, ठीक है। अब देखिए फिर से हम इसमें क्या करेंगे, अगेन वी विल अप्लाई द Kirchhoff's law, Kirchhoff's second law. We see that on moving from A to B, the direction of current is this direction, and at point B, at node B, a current I2 is coming, and it is combining with I1, and it is giving us the value of current I3, ठीक है। So now when we are traversing the loop, let's just say we are traversing the loop in this direction. So when we are traversing the loop in this direction, we see that when we move to point C, we find that we encounter the positive terminal. So when we encounter the positive terminal, according to Kirchhoff's law, the sign will be taking as minus E2. Assuming this is E1 and this is E2, and moving forward from point C, or rather when we are moving forward from point C, we find that again we encounter another battery, but in this case we have negative terminal which we encounter. तो जब हम negative terminal को encounter करते हैं तो हम क्या करते हैं, E1 लेते हैं, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू द समीशन IR, ये जो वैल्यूज होनी चाहिए EMF की किसके बराबर होनी चाहिए, दिस वैल्यूज ऑफ द EMF विल बी इक्वल टू द समीशन IR। अब समीशन IR में देयर इज अ कैच, वो कैच क्या है आपके पास, कि लेट्स जस्ट से व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम A to B, द डायरेक्शन ऑफ द current is same as the direction of the loop which I am following, ठीक है। and when we are reaching this resistance R, when we are reaching this resistance R2, and let's just say this is a resistance R3, and where we have another resistance R1, ठीक है। So when we are moving across this direction in an anti-clockwise direction, and the direction of the current is same up to point B,
after point B, we see that the direction of the current is opposite to the direction in which we are traversing the loop. So when we move forward, ठीक है, we find that the direction of current is opposite to the direction in which we are traversing the loop. अब क्योंकि direction उसकी opposite है to the direction in which we are traversing the loop, we find that कि यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, माइनस आई टू आर टू. That will be equal to minus I to R2. Again moving forward from point D. हम आगे चाहते हैं, we find that the value of current here, the direction of the current is same as the direction in which we are traversing the loop, that is in anti-clockwise direction. So in this case the value of potential will be equal to plus I1R1. ठीक है, I hope अब आपको ये results clear हो चुके होंगे and I hope you are able to understand how we can apply the Kirchhoff's law. ठीक है, now let's just move to the last topic of your current electricity syllabus, and that is your Wheatstone bridge. That is our Wheatstone bridge. ठीक है, so we should always remember this thing, that Wheatstone bridge is nothing but an arrangement which is used for measuring the unknown resistance. It is an arrangement which is used to measure unknown resistance when three other resistances are known to us. ठीक है, so इसको समझने के लिए let's just draw circuit diagram. इसको समझने के लिए let's just draw a circuit diagram. Let's just say this is a circuit diagram which I am dealing with. I'm so sorry about this direction. Okay, so here we have a galvanometer. Let's just say this is G. ठीक है, and here we have a cell or battery of EMF E, and here we have a switch. Now this switch is closed. Okay, this switch is closed and this EMF of this cell or battery is E. ठीक है, ये बात हो गई. The direction of the flow of current is like this, and here the current divides into two branches. ठीक है, and the value of the current is I minus I1. This is P, this is Q, this is R, and this is S. ठीक है, अब समझिए how does the Wheatstone bridge work. ठीक है, Wheatstone bridge जो होता है, in order to understand the Wheatstone bridge, you should always remember one thing. ठीक है, when we're talking about the Wheatstone bridge, you should always remember one thing. One concept should be very clear in your mind. ठीक है, the current will only flow. करंट का फ्लो कब होगा? The current will only flow when there is a potential difference between 2 points. The current will flow only when there is a potential difference between 2 points. ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, let's just say PQRS and S is your unknown resistance. Then S is your unknown resistance. Let's just suppose that S is our unknown resistance. अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, ठीक है? So what we do is we take the values of P, Q, R and S in such a way that the amount of the current flowing from point B to point D, that turns out to be 0. This is the reason why we have applied the galvanometer. And when that happens, we say that the galvanometer is stable, and we should say that there is no deflection happening in the galvanometer. Again, I am repeating myself. For the Wheatstone bridge to function, we should remember that the potential difference across point B and point D must be equal to 0. This means that the potential across point B must be equal to potential across point D. अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है, with the potential across point B is equal to potential across point D, this means that कि the amount of the current flowing from this branch, that is this branch, वो जो करंट फ्लो कर रहा है, that will be equal to 0, and this is known as your stable state. हम उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टेबल स्टेट बोलते हैं. So if this is the situation this is a situation in which the amount of current flowing from B to D is equal to 0, if that occurs, we must remember that then in that case P by Q will be equal to R over S. P by Q will be equal to R over S, and this is the known as your Wheatstone bridge. This is how the Wheatstone bridge functions. ठीक है,
नाउ ये चीज आपके लिए क्लियर होगी ना. अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ. फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप उसको समझना चाहते हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो फंक्शनिंग होती है वो इस क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट फॉर द करंट टू फ्लो, करंट को अगर मुझे फ्लो करवाना है, द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मस्ट. पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा. सो व्हाट वी डू इज वी create such a situation in which the potential across point B is equal to potential A, and as a result the amount of current flowing through the point, this value of current Ig will be equal to 0. And when that happens, when the value of current Ig is equal to 0, when we say that the this Wheatstone bridge is sensitive, the वो situation आती है, then P by Q is equal to R over S, and from this equation we can find the unknown resistance. हम यहाँ से unknown resistance को calculate कर सकते हैं. ठीक है. Now remember one more thing. The Wheatstone bridge can also be used to calculate the unknown temperature. Can also be used to calculate the unknown temperature. ठीक है. So in order to calculate the unknown temperature, you must always remember this formula that the value of unknown temperature T will be equal to RT, the resistance at which at temperature T, minus R naught, resistance as R naught, over R100 minus R of 0 into 100. ठीक है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है, विच इज ऑफन इक्वल टू आर डैश माइनस आर ओवर आर डैश माइनस आर इंटू 100. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट एनी using a Wheatstone bridge. So here RT represents the value of resistance at any time t. R naught represents the value of resistance at 0 degree Celsius. R100 is a value of resistance at 100 degree Celsius. And when we substitute these values, we get the value of temperature at which the resistance was RT. ठीक है. आई होप ये बात क्लियर होगी. ठीक है. इसी चीज में आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन आपकी होती है. उस एप्लीकेशन को आप क्या बोलते हो? मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज. वी कॉल इट एज अ मीटर ब्रिज. हम इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 1 मीटर. ठीक है. अब होता क्या है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. हाउ डज द मीटर ब्रिज फंक्शन? लेट्स जस्ट से दिस इज योर resistance R. Here we have a resistance R. ठीक है. You must remember this thing. Okay. And here we have resistance S. Here we have a resistance S. ठीक है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. ठीक है. And now we will see how does the meter bridge functions. Okay. And here we have a meter length, and here we gonna have a jockey which will be moving across this resistance. ठीक है. और हम क्या करेंगे? Let's just say this is L and this is 100 minus L. ठीक है. ये बात आपके पास क्लियर होगी. एंड हियर वी हैव अप्लाइड अ गैल्वेनोमीटर. सो व्हाट वी डू इज वी फाइंड अ नल पॉइंट. लेट्स जस्ट से वी फाइंड द नल पॉइंट एट व्हिच द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0. एंड द मोमेंट वी फाइंड द गैल्वेनोमीटर दिस नल पॉइंट, वी सी that the jockey is at a distance L from one end. That means that the distance from the other end will be equal to 100 minus L. ये सिचुएशन होगी. एंड व्हेन दिस हैपेंस, ठीक है, आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको देखने को मिलता है. एंड व्हेन यू गेट द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, वी कैन यूज द रिलेशन P by Q is equal to R over S to find the unknown resistance. In terms of the length, when we talk about in terms of length, you must remember this thing. In terms of length, this relation becomes R over S will be equal to L R over 100 minus L of R. ठीक है. दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस P विल बी इक्वल टू एल आर. आर इज योर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के जिसकी आप बात कर सकते हो. ठीक है. एंड ठीक है, यहाँ पे आपको चीज का समझना पड़ेगा. आर क्या है आपका? आर रिप्रेजेंट्स योर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर. ठीक है. सो दिस वाज योर व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज. ठीक है. विद दिस आपका ये सारा टॉपिक आज का कवर हो चुका है. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर एंड आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे कोई फीडबैक प्रोवाइड करें. यू माइट थिंक लाइक ये चैप्टर्स लंबे जा रहे हैं, बट दिस इज हाउ दिस चैप्टर्स आर डन. इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि एक बार आप चैप्टर्स को अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. सो आई होप आपको चैप्टर आज का अच्छा लगा होगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड for that I will be really thankful to you. So on this note, let's just finish today's lecture. Good night, bye bye, take care, and best of luck. And please make sure that you give a kind of feedback, and please make sure that you like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.